Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो एमआरआई में आज हम पढ़ेंगे पल्स सीक्वेंस के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। पल्स सीक्वेंस एमआरआई में हमें 4 पल्स सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है स्पिन इको सीक्वेंस, सेकंड है इन्वर्जन रिकवरी, फिर है ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, फिर है अल्ट्रा सीक्वेंस लाइक ईपीआई। ये 4 सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ना है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पिन इको सीक्वेंस के बारे में। बेसिकली स्पिन इको पल्स सीक्वेंस, इसमें 2 पल्सेस होते हैं। फर्स्ट होता है 90 डिग्री, फिर होता है 180 डिग्री पल्स। 90 डिग्री पल्स को हम एक्साइटरी पल्स भी कहते हैं और 180 डिग्री पल्स को हम रीफेसिंग पल्स भी कहते हैं। अब क्या होता है इसमें, पहले हम 90 डिग्री पल्स भेजते हैं जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन को, जो जेड एक्सिस के अलोंग अलाइन होता है, या आप मान सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग अलाइन होता है, उसको हम 90 डिग्री पल्स से एक्स वाई प्लेन में लेके आएंगे, जो हमारा ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन होती है। इसके बाद 90 डिग्री पल्स को हम ऑफ कर देंगे, तो जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो हमारे एक्स वाई प्लेन से दोबारा रीगेन होने लग जाएंगे जेड एक्सिस के अलोंग। उस टाइम हम 180 डिग्री पल्स सेंड करते हैं, ऑन कर देते हैं, जिससे वो एक्स वाई प्लेन में ही फ्लिप हो जाता है। और जब वो फ्लिप होके 180 डिग्री को हम ऑफ कर देंगे तो वापस अपनी सेम पोजीशन पे जाएगा जेड एक्सिस के अलोंग, या हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग। और जब वो अपना रिकवरी करता है, मतलब कि 180 डिग्री ऑफ करने के बाद जब वो हाइड्रोजन प्रोटॉन अपनी सेम ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा और उस एनर्जी रिलीज से हम सिग्नल एक्वायर करते हैं और एमआरआई की इमेज बनाते हैं। ये तो हमारा हो गया स्पिन इको सीक्वेंस का। अब थोड़ा सा इसके बारे में डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो 90 डिग्री पल्स है ये हमने स्टार्ट की, फिर उसके बाद ये ऑफ करने के बाद फिर हमने 180 डिग्री स्टार्ट की है, और फिर हमें लास्ट में इको मिल रही है सिग्नल्स, जो हमें 180 डिग्री को ऑफ करने के बाद मिल रही है। ये इसका बेसिकली डायग्राम हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम ये स्पिन इको रिप्रेजेंटेशन शो करता है। इसमें हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है आरएफ पल्स। आरएफ पल्स कौन कौन सी इसमें इंक्लूडेड है? फर्स्ट है 90 डिग्री पल्स और सेकंड है 180 डिग्री पल्स। 90 डिग्री पल्स को एक्साइटेटरी पल्स कहते हैं और 180 डिग्री पल्स को रीफेजिंग पल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन पहले एमआरआई मशीन में जाने के बाद जेड एक्सिस के अलोन होता है, इसलिए 90 डिग्री पल्स सेंड करते हैं, वो जेड एक्सिस से अपने एक्स वाई प्लेन में आ जाता है। और एक्स वाई प्लेन में जब वो होता है तब हम उस पर तब 90 डिग्री ऑफ होता है और उसके बाद हम 180 डिग्री को अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो 180 डिग्री पल्स है वो ऑफ होती है, तो हमें रिकवरी होती है, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसकी रिकवरी होती है, और वो अपने सिग्नल्स जो एनर्जी रिलीज़ करता है उससे हम सिग्नल एक्वायर करते हैं और हमारी एमआरआई इमेज फॉर्म होती है। ये हमारा स्पिन इको सीक्वेंस है। इसके बाद हमें याद रखना है टी आर टी ई के बारे में। टी आर क्या है? जो हमारा 90 डिग्री पल्स है, फर्स्ट आर 90 डिग्री पल्स और सेकंड जो हमने 90 डिग्री पल्स भेजी थी, उसके बीच के टाइम को हम टाइम ऑफ रिपीटिशन कहेंगे। उसके बाद है टाइम ऑफ इको। टाइम ऑफ इको वो होता है जो हमें फर्स्ट 90 डिग्री पल्स सेंड की है, उसके बाद जो हमें सिग्नल मिला है जिस टाइम पे, उसके बीच के टाइम को हम टाइम ऑफ इको कहते हैं, कि हमें कितने टाइम में सिग्नल एक्वायर हुआ है। और हमारा टाइम ऑफ इको थोड़ा सा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में भी होता है, क्योंकि 90 डिग्री पल्स जब हम ऑफ करते हैं, जब भी हाइड्रोजन प्रोटॉन एनर्जी लूज़ करता है, थोड़ी सी एनर्जी हमें उससे, थोड़े से सिग्नल्स भी उससे भी हमें मिलते हैं। इसलिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट है, ये हमारा रीड आउट
करता है सिग्नल्स को, इसलिए ये हमारा दो टाइम पे ऑन होता है। जैसे कि यहाँ पे TE/2 में 90 डिग्री और 180 डिग्री पल्स के बीच में भी ऑन है, और ये सिग्नल एक्वायर करने के टाइम पे भी ऑन है, क्योंकि ये सिग्नल्स को रीड आउट करता है। और हमारा जो फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट है वो जब RF पल्स ऑफ हो जाती है, जब हमारा फेस एनकोडिंग ग्रेडियंट काम करता है। और हमारा स्लाइस सिलेक्शन जो ग्रेडियंट है, जब हमारा RF पल्स भेजते हैं, जब वो स्लाइस ग्रेडियंट हमारा ऑन होता है उस टाइम पे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है स्पिन इको पे। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि जो कन्वेंशनल स्पिन इको होता है उसमें जो के स्पेस की लाइन फिल की जाती है वो एक TR पे एक लाइन फिल की जाती है। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो स्पिन इको है वो सभी सीक्वेंस का एक तरह से फॉर्मेशन या मदर ऑफ ऑल सीक्वेंस कहते हैं इसको। यही एक बेसिक सीक्वेंस है जिसको समझने के बाद हम बाकी सीक्वेंस को समझ सकते हैं। थोड़ा सा T2 और T1 के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारा T2 वेटेड इमेज होता है वो हमारे लिए पैथोलॉजी के लिए समझने के लिए सीक्वेंस अच्छा होता है, और जो हमारा T1 होता है वो हमारा एनाटॉमी के लिए अच्छा होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इको, इसमें क्या होता है, स्पिन इको को जो हमारा सीक्वेंस था जो हमने लास्ट में पढ़ा था स्पिन इको पल्स सीक्वेंस, उसका मॉडिफिकेशन होता है इसमें जो उसमें तो प्रीवियस वाले में 1 इको था, एक TR पे एक टाइम ऑफ रेपिटेशन में एक इको होती है, बट इस केस में हम 2 इको लेते हैं जिससे कि एक टाइम पे 2 के स्पेस की फिलिंग होती है। इसमें मोर देन 1 इको होते हैं, और ये सेंडिंग बाई इसमें 180 डिग्री पल्स जो होती है हमारी उसका 2 बार यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट तो हम एक्साइटेटरी पल्स जो होती है 90 डिग्री पल्स उसको भेजते हैं, फिर उसके बाद 180 डिग्री, ये तो है स्पिन इको के एज यूजुअल। फिर उसके बाद दोबारा एक और 180 डिग्री भेजते हैं पल्स, जिससे कि हमें 2 बार सिग्नल मिल सके। इससे 2 टाइप की इमेज निकलती है, एक तो होती है PD प्रोटॉन डेंसिटी, और एक होती है T2 तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि उसमें TR और TE दोनों लॉन्ग होता है, मतलब कि टाइमिंग ज़्यादा होती है। पर जिसमें TR लॉन्ग और टाइम शॉर्ट होता है उसको हम बोलते हैं PD प्रोटॉन डेंसिटी इमेज। तो यही है इसमें कि आफ्टर 180 डिग्री पल्स, पहली जो 180 डिग्री पल्स होती है फर्स्ट, उसमें TE शॉर्ट होता है और इमेज फॉर्म्ड होती है प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज, क्योंकि लॉन्ग TR हो गया और शॉर्ट TE। बट आफ्टर सेकंड 180 डिग्री एक और इको ली जाती है, या यू कैन से सिग्नल्स, और वो हमारा टाइम ऑफ इको लॉन्ग होता है, लॉन्ग TR और लॉन्ग TE। तो ये हमारी होगी T2 वेटेड इमेज। तो जो इसका दोनों का कंट्रीब्यूशन है के स्पेसिंग फिलिंग में, ये 2 के स्पेसिंग फिलिंग करते हैं, 2 डिफरेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इको। इसमें PD और प्लस T2 वेटेड इमेज दोनों मिल जाती हैं। Here you can see the diagram of the modification of spin echo. फर्स्ट है हमारी 90 डिग्री पल्स जो RF पल्स होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। उसके बाद है हमारी 180 डिग्री पल्स, और ये यहाँ पे सिग्नल्स एक्वायर हो रहा है, और जो ये टाइम होता है ये शॉर्ट है। और उसके बाद जो सेकंड सिग्नल है वो सेकंड 180 डिग्री RF पल्स के बाद हो रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि जो पहली हमारी RF पल्स हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन को XY प्लेन में ले आती है, जब वो अपने XY प्लेन से रिकवरी करता है तो उसको फर्स्ट TE जो फर्स्ट है हमारा टाइम ऑफ इको फर्स्ट, वो सिग्नल देता है। और जब दूसरी बार होता है उसी जो रिकवरी हुई है उसको फिर 180 डिग्री फ्लिप किया जाता है, और उसके बाद जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है तो एक और सिग्नल मिलता है हमें जो हमारा TE2 है, मतलब कि टाइम ऑफ इको 2, जो कि हमारा लॉन्ग टाइम है। इसलिए हमें 2 टाइप की इमेज मिलती है,
शॉर्ट टाइम वाले में तो हमें मिलती है PD वेटेड इमेज, मतलब कि प्रोटॉन डेंसिटी, और लॉन्ग वाले में मिलती है T2 वेटेड इमेज। यही है हमारा इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इको में। जो स्पिन इको पल्स सीक्वेंस था जो सिंपली था, उसमें था कि एक TR पे, मतलब कि टाइम ऑफ रिपीटिशन पे एक ही लाइन फिल होगी और वो एक स्पेस में होगी, के स्पेस में, एक में। बट इसमें दो 180 डिग्री पल्स है, इसलिए दो के स्पेस फिलिंग होगी और दो टाइम हमें सिग्नल्स एक्वायर हो रहे हैं। तो एक TR पे दो के स्पेस की फिलिंग हो रही है एक ही टाइम पे, इसलिए इसको मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इको कहते हैं। टर्बो स्पिन इको सीक्वेंस। लास्ट वीडियो में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इको पढ़ा था, जिसमें क्या था कि पहले हम 90 डिग्री पल्स सेंड करते हैं, उसके बाद हम दो 180 डिग्री पल्स सेंड करते हैं और अलग अलग से उसमें के स्पेस में इमेजेस एक्वायर करते हैं, सिग्नल्स एक्वायर करते हैं। अब टर्बो स्पिन इको सीक्वेंस भी उसी मॉडिफिकेशन का एक और मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 90 डिग्री पल्स सेंड की जाती है और उसके बाद मल्टीपल 180 डिग्री सेंड की जाती है, मोर देन 2। इसी को हम कहते हैं मल्टी स्पिन इको या टर्बो स्पिन इको। अब इसके नाम में ही छुपा है इसका काम कि मल्टीपल स्पिन इको, मतलब कि मल्टीपल 180 डिग्री पल्स। इसमें जो मल्टीपल 180 डिग्री पल्स होती है, जो हमने पहले पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इको में, उसमें दो अलग अलग के स्पेस में फिलिंग होती है। बट इस केस में क्या है कि जो मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो एक ही के स्पेस में फिलिंग होते हैं पर TR, टाइम ऑफ रिपीटिशन। जो एक टाइम ऑफ रिपीटिशन है उसमें डिफरेंट इको एक ही के स्पेस को फिल करती है, इसलिए इसमें टाइम भी कम लगता है। अब इसमें टर्म आती है एक टर्बो फैक्टर। टर्बो फैक्टर वो फैक्टर होता है कि जितनी 180 डिग्री पल्स हैं जो 90 डिग्री पल्स के बाद भेजी गई हैं, उसको हम कहते हैं टर्बो फैक्टर। कि अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कितनी है उसमें, और इसी को हम कहते हैं इको ट्रेल लेंथ, ETL। अब इससे ये लगा सकते हैं पता कि जो हमारा टाइम ऑफ इको होता है वो इफ़ेक्टिव होता है मल्टीपल 180 डिग्री से, या यू कैन से टर्बो फैक्टर से। अगर हम टर्बो फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा इफ़ेक्टिव, अगर हम लॉन्ग टर्बो फैक्टर रखेंगे तो उसकी जो इफ़ेक्टिव टाइम ऑफ इको है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो हमारी जो इमेज है वो T2 वेटेड आएगी, और हमारा अगर शॉर्ट टर्बो फैक्टर है तो उसमें T डिक्रीज़ होगी, कम होगा, तो इसमें T1 वेटिंग इमेजेस आएगी। बट अगर हम नंबर ऑफ स्लाइस पर TR को अगर हम कम कर देंगे तो जो इमेज की ब्लरिंग है वो बढ़ जाती है। और अब इसमें जो मल्टीपल सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि इमेज कंट्रास्ट होता है टाइम ऑफ टर्बो स्पिन इको और स्पिन इको सीक्वेंस का, दोनों का सेम ही होता है। बस डिफरेंस क्या होता है टाइम का। जो हमारा TSE है, टर्बो स्पिन इको है, वो जल्दी इमेजेस एक्वायर कर लेगा बजाय स्पिन इको सीक्वेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे हेस्ट और रेयर इसके सीक्वेंस है जो एग्जाम्पल हैं इसके टर्बो स्पिन इको के। एडवांटेज यही है कि ये रिड्यूस करता है स्कैन टाइम को एज़ कंपेयर टू स्पिन इको, जिस इसमें जैसे कि MRCP में हम यूज़ करते हैं ब्रेथ होल्ड सीक्वेंस एक्सेट्रा। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं टर्बो स्पिन इको। हेयर यू कैन सी द फर्स्ट इज़ 90 डिग्री पल्स सीक्वेंस एंड देन मल्टीपल 180 डिग्री सीक्वेंस, और फिर जो सिग्नल्स हैं वो एक सिंगल के स्पेस में फिल हो रहे हैं एक TR पे। तो ये हमारा था टर्बो स्पिन इको सीक्वेंस का डायग्राम। इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, ये पार्ट है पल्स सीक्वेंस का। अब हमने पहले पल्स सीक्वेंस पढ़ा और फिर उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। ये अनदर टाइप है पल्स सीक्वेंस की। इन्वर्जन रिकवरी में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें 180 डिग्री इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स ऐड होती है, बाकी 90 डिग्री पल्स और 180 डिग्री पल्स सेम रहती है, जैसे कि हमने स्पिन इको में पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, हम
स्टार्टिंग से हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब हमारा पेशेंट एक एमआरआई मशीन में जाता है तो वो उसके जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाते हैं, या यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग हो जाते हैं। तो उस टाइम हमारा जो नेट मैग्नेटाइजेशन होता है वो हमारा एक तरह से जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, मतलब कि अलोंग एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मशीन। अब इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स क्या करती है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके अलोंग है उसके अपोजिट लेके आ जाती है। मतलब कि आप ये सपोज कर सकते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक जेड एक्सिस है, उसका एक पॉजिटिव साइड है। पहले वो पॉजिटिव साइड में थे सब हाइड्रोजन प्रोटॉन, बट 180 डिग्री इन्वर्टिंग पल्स से वो उल्टे हो गए, मतलब कि पॉजिटिव साइड थे वो नेगेटिव साइड आ गए। जेड एक्सिस के अलोंग ही रहेंगे बट वो आ जाएंगे नेगेटिव साइड। अब नेगेटिव साइड पे आने के बाद हम इसको ऑफ करते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं 90 डिग्री पल्स। इन दोनों के जो टाइम होता है बिटवीन को 180 डिग्री जो इन्वर्टिंग पल्स है और हमारी 90 डिग्री पल्स है, इन दोनों के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ इन्वर्जन। क्योंकि एक जो 180 डिग्री पल्स है वो ऑफ करने के बाद हम 90 डिग्री पल्स को अप्लाई करते हैं। अब जो हमारी 90 डिग्री पल्स है इसका काम हमें पता है कि वो हमारा जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसको ट्रांसवर्स प्लेन में ले आती है, एक तरह से XY प्लेन में ले आती है। और जब हमने 180 डिग्री 90 डिग्री पल्स अप्लाई की है उसके बाद जब हम ऑफ करेंगे तो वो स्टार्ट डीफेसिंग होने लग जाएगा। उस टाइम हम 180 डिग्री पल्स अप्लाई करेंगे जो कि जो डीफेसिंग हो रहा है और जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है उसको हम सिग्नल्स को रीड कर सके। अब इसमें हम ग्रेडियंट का यूज़ भी कर सकते थे सिग्नल्स को रीड आउट करने के लिए, बट हमने 180 डिग्री पल्स का ही यूज़ किया। इसमें मेन हमें जो नई टर्म आई है वो है टाइम ऑफ इन्वर्जन, कि जो टाइम है इन्वर्जन 180 डिग्री पल्स का और 90 डिग्री पल्स का, हमारा वही मेन टाइम होता है टाइम ऑफ इन्वर्जन, जो कि हमें आने वाले सीक्वेंस में पढ़ने के लिए मदद करेगा। अब जो ये सीक्वेंस होता है इसका मेन पर्पस तो यही होता है कि फैट या जो फ्लूइड होता है उसको सप्रेस कर देना, उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो हमें इमेजेस में नहीं दिखेंगे। आगे जो फर्दर मॉडिफिकेशन होगी इनकी IR जो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है इसके बेस्ड पे जो सीक्वेंस है उसमें हम वेल एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे कि TI या टाइम ऑफ इन्वर्जन का क्या रोल है फर्दर सीक्वेंस में। Let's see the diagram of inversion recovery sequence. Here you can see the inverting 180 degree pulse, then 90 degree pulse and then 180 degree pulse. तो जो हमारा टाइम होता है 180 डिग्री पल्स और 90 डिग्री पल्स के बीच का टाइम उसको हम TI कहते हैं या कहते हैं टाइम ऑफ इन्वर्जन। पहले हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग होता है बट वो एक पॉजिटिव साइड होती है। सारे हमारे नेट मैग्नेटाइजेशन जो वेक्टर होते हैं वो पॉजिटिव साइड होते हैं और हमारी जो 180 डिग्री इन्वर्टिंग पल्स है वो उनको नेगेटिव साइड ले आती है, इसलिए इसको इन्वर्टिंग 180 डिग्री कहते हैं। वहाँ पे लाने के बाद हम 90 डिग्री पल्स टर्न ऑन करते हैं और वो लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन से जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में था उसको एक ट्रांसवर्स प्लेन में ले आती है। ट्रांसवर्स प्लेन सिंपली आप समझ सकते हैं XY प्लेन में। अब उसके बाद जब हम 90 डिग्री को ऑफ करते हैं तो वो अपने सिग्नल्स रिलीज़ करता हुआ जाता है। उस टाइम पे हमारा जो टर्म है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का उसको कहते हैं टाइम ऑफ इको बाय में 2, मतलब कि हाफ सिग्नल्स जब वो रिलीज़ करता हुआ जाता है उस टाइम हम 180 डिग्री RF पल्स सेंड करते हैं जो कि सिग्नल्स को रीड करता है। जो ये सिंपली जब हमारा मेन सिग्नल्स एक्वायर होता है वहाँ से लेके 90 डिग्री जब टर्न ऑफ की थी हमने उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ इको। ये टोटल टाइम होता है जिसमें हम सिग्नल्स एक्वायर करते हैं और इमेजेस को फॉर्म करते हैं। आगे फर्दर
सेम वही होगा, इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स अगर हम दोबारा सेंड करेंगे तो उसको हम कहेंगे TR, यानी कि टाइम ऑफ रिपीटिशन। अब टाइम ऑफ सिग्नल्स मेनली ये भी हो सकता है कि 180 डिग्री जो RF पल्स है जो हमने रीड आउट सिग्नल्स के लिए लगाई है, वो उस टाइम लगेगा जब हमारा 90 डिग्री पल्स ऑफ हो जाएगा। तो जब हम 180 डिग्री पल्स अप्लाई करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, तभी हमारे सिग्नल्स एक्वायर होंगे। इसको टाइम ऑफ सिग्नल्स भी कहते हैं। तो ये था डायग्रामेटिकली भी कि टाइम इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस क्या होता है। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, इसमें हमें मेनली टाइप्स हमें पढ़ने हैं टाइम ऑफ इन्वर्जन के बेसिस पे। हम टाइम ऑफ इन्वर्जन के बेसिस पे 3 इनको डिफाइन करते हैं टाइप्स को। एक होता है शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन, एक होता है मीडियम और एक होता है लॉन्ग टाइम ऑफ इन्वर्जन। ये 3 टाइप के टाइम ऑफ इन्वर्जन होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर हमारी डिफरेंट सीक्वेंसेस बेस्ड होती हैं जो हमें MRI इमेजेस में मिलती हैं। अब हमारा फर्स्ट आता है शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन। अगर हमारा शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन होगा, वो हमारा टाइमिंग होगा 80 to 150 मिली सेकेंड, जो कि होता है हमारा स्टर सीक्वेंस, STIR। मतलब कि इस सीक्वेंस में जो टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो हमारा शॉर्ट होगा। अब इसमें क्या है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो हमारा टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो 180 डिग्री जो इन्वर्जन है और 90 डिग्री जो हम पल्स सेंड करते हैं, उनके बीच के टाइम को हम टाइम ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। ऐसे ही मीडियम जो हमारा टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो होगा 200 से 800 मिली सेकेंड की रेंज में, जो हमारा होता है MPRAG और फ्लैश, टर्बो फ्लैश। और फिर आता है लास्ट हमारा लॉन्ग T1। लॉन्ग T1 में हमारा फ्लेयर आता है जो कि होता है 1500 से 2500 मिली सेकेंड तक। तो ये हमारे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है टाइम ऑफ इन्वर्जन के बेसिस पे कि ये हमारे इतने टाइम पे अगर हम सीक्वेंस लेते हैं तो ये अलग अलग सीक्वेंस हमें मिलते हैं और इनका अलग अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। बेसिकली तो हमें स्टर और फ्लेयर का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इनका बेसिक समझ में आ गया तो आगे अपने आप आ जाएगा। अब पहले डिस्कस करते हैं हम स्टर सीक्वेंस के बारे में। स्टर में बेसिकली हमारा फैट सप्रेस्ड होता है या फैट सैचुरेटेड कह सकते हैं, या सिग्नल नल हो जाते हैं, सिग्नल नहीं मिलते फैट के। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा फैट है, एक हम फैट लेंगे और एक लेंगे फ्लूइड। फैट हमारा एक तरह से कंजस्टेड पार्ट होता है जहाँ पे हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं, जबकि फ्लूइड में हमारे टाइटली बाउंडेड नहीं होते। इसलिए जब हम इन्वर्जन रिकवरी जो हमारी है 180 डिग्री है, वो शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन अगर भेजेंगे, जो 180 डिग्री इन्वर्जन और 90 डिग्री जो पल्स हम भेजते हैं एक्साइटेटरी पल्स, उसके बीच में जो टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो हम शॉर्ट रखेंगे, तो उतने टाइम में जो हमारा फैट का कंजस्टेड वो है फैट, उसके हाइड्रोजन प्रोटॉन हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग ही रह जाते हैं, जिससे कि हमारे फैट के सिग्नल्स हमें नहीं मिलते, जो हमारे पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। और जो हमारे रेस्ट ऑफ जो सिग्नल्स हैं वो हमारे जैसे फ्लूइड हुआ, उसके सिग्नल हमें मिल जाते हैं। इसलिए इस सीक्वेंस में हमारा फैट होता है उसके सिग्नल्स हमें नहीं मिलते। तो ये थी हमारा फिजिक्स बिहाइंड स्टर सीक्वेंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेयर सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम 180 डिग्री पल्स रिवर्स जो इन्वर्जन 180 डिग्री पल्स है वो सेंड करने के बाद जो हमारा टाइम ऑफ इन्वर्जन होता है वो हम लॉन्ग रखते हैं। तो उस केस में हमें जो फैट जो हाईली बाउंडेड प्लेस है हाइड्रोजन प्रोटॉन का, उसके सिग्नल्स लेने में हमें टाइम लग जाता है। और जब तक जो हमारे फ्लूइड में जो हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के पॉजिटिव एक्सिस में चले जाते हैं, यानी कि जो हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन होता है उस अलोंग में। बट हमने जो 180 डिग्री पल्स सेंड की थी उससे वो नेगेटिव साइड में आया था, और नेगेटिव साइड से रिकवर करते हुए वो वापस जाएगा पॉजिटिव साइड। बट
हमने टाइम ऑफ इन्वर्जन लॉन्ग रखा, इस वजह से जो हमारे फैट के लॉन्ग टाइम लगता है फैट से सिग्नल्स लेने में, तो जो फैट के सिग्नल्स हैं वो तो हमें मिल जाते हैं, बट जो फ्लूइड है हमारा, फ्लूइड के सिग्नल्स वो ईजिली रिकवरी करके नेट मैग्नेटाइजेशन के अलोंग चले जाते हैं। और हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन जब होता है जब हमें कोई सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि बॉडी के जो सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन हैं, हम रिकवरी स्टेट में जब वो रिकवरी करते हुए जाते हैं तभी वो सिग्नल्स देते हैं। जो नेट मैग्नेटाइजेशन स्टेट है उस केस में कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलता, इस वजह से जो हमारे फ्लूइड के सिग्नल्स हैं वो नलीफाइड हो जाते हैं, या बेसिकली पर्टिकुलरली कह सकते हैं ब्रेन के केस में CSF। तो ये था हमारा फिजिक्स बिहाइंड फ्लेयर एंड स्टर का। इससे हम नाम से ही पता लगा सकते हैं, स्टर का मतलब होता है शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, और फ्लेयर होता है फ्लूइड अटेनुएटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। स्टर में शॉर्ट टाइम है इसलिए शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन, और फ्लूइड में फ्लूइड सप्रेस्ड है इसलिए फ्लूइड अटेनुएटेड। अटेनुएटेड का मतलब ही एक तरह से रोकना होता है, या एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करना वगैरह वगैरह। तो नाम से इजीली गेट कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। GRE मतलब कि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। हम ग्रेडियंट इको सीक्वेंस को, ये एक तरह से सेपरेट सीक्वेंस होता है जो कि स्पिन इको से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हम ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में ग्रेडियंट्स का यूज़ करते हैं एज़ कंपेयर टू रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। अब इसमें जैसे हमने स्पिन इको में हमने स्लाइस सिलेक्शन और फेज एनकोडिंग और रीड आउट किया था सीक्वेंस को, ये सब इसमें करेंगे। पर जो हमारे RF पल्स होगी वो हमारी कुछ, जो उसका फ्लिप एंगल होता है वो हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। अब हम जनरली स्पिन इको में 90 डिग्री या 180 डिग्री RF पल्स यूज़ करते हैं, बट ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में 90 डिग्री से कम होता है, रेंजिंग फ्रॉम 10 डिग्री से 80 डिग्री तक हो सकता है। तो इसमें हम पहले करते हैं स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, उसके बाद फेस एनकोडिंग ग्रेडियंट, और लास्ट में हम अप्लाई करते हैं रीड आउट फ्रीक्वेंसी ग्रेडियंट। जो हमारा लेस, जो एक एंगल दिया है हमने लेस देन 90 का, जो एंगल दिया है हमने फ्लिप करने का, जो वो रीगेन करेगा वापस, तो उसको रीड आउट करने के लिए हमें रीड आउट फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट लगाते हैं। इसमें ग्रेडियंट इसको ये इसलिए कहते हैं क्योंकि तीनों में एक तो हमने ग्रेडियंट का यूज़ किया है, और एक इसकी मेन बात ये होगी कि इसमें जो फ्लिप एंगल होगा वो हमारा लेस देन 90 होगा हमेशा। और ये स्पिन इको से फास्ट सीक्वेंस होता है क्योंकि इसमें फ्लिप एंगल भी कम होता है। तो ये हमारा ग्रेडियंट इको में चीज़ें जो हमें समझने लायक हैं। अब इसमें टर्म यूज़ की है फ्लिप एंगल, तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात ये होगी इसमें कि जो फ्लिप एंगल है GRE में वो स्मॉलर होता है, यूजुअली 90 से कम, जैसे कि मैंने बोला। तो जो हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसकी रिकवरी जो है LM की रिकवरी, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की तरफ वो जल्दी रिकवरी करेगा, जिससे कि हमारा जो TR होता है, मतलब कि टाइम ऑफ रिपीटिशन, एक पल्स आपने भेजी उसके बाद दूसरी पल्स भेजी, उसके बीच का टाइम TR होगा, या दो पल्स के बीच का टाइम को TR कहेंगे, एक पल्स रिपीट हो रही है वो भी कहेंगे। तो जो TR है हमारा वो कम होगा, जिससे कि हमारा स्कैन टाइम में कमी आएगी। ये रीज़न है इसका स्कैन टाइम का। नाउ हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन प्रोटॉन। अब उसमें हम जो फ्लिप एंगल है, ये जो एंगल है ये हमारा लेस देन 90 होगा, और जब वो LM की तरफ जाएगा तो उस टाइम हम इसमें रीड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट लगाएंगे, जिससे कि हमारे सिग्नल्स कैप्चर हो जाएंगे। तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि इसमें जो फ्लिप एंगल होगा वो हमारा 90 से कम होगा। GRE सीक्वेंस, इसमें हमें फर्स्ट हमें ध्यान रखना है फ्लिप एंगल, जो हमारा होता है लेस देन 90 डिग्री, बेसिकली 10 to 80 डिग्री के इन बिटवीन होता है जो हमारा फ्लिप एंगल होता है।
फ्लिप एंगल क्या होगा? फ्लिप एंगल वो होगा कि जब हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन मशीन में जाते हैं तो जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पे अलाइन हो जाते हैं, और जो हमारा फ्लिप एंगल है वो एक तरह से हम ग्रेडियंट की हेल्प से उनको फ्लिप करवाते हैं, अपने LM पोजीशन से, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की पोजीशन से फ्लिप करवाते हैं, और वो हमारा डिग्री होता है 10 से 80 डिग्री के बीच में। ये तो हमारा हो गया फ्लिप एंगल। अब फ्लिप एंगल के बाद हम डिफरेंट ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट लगाते हैं, फिर हम फेस एनकोडिंग ग्रेडियंट लगाते हैं, और लास्ट में जब हम हमारा जो फ्लिप एंगल है वो रिलीज़ होके, या जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो हमारा रिकवरी स्टेट में आता है, रिकवरी करता है, जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में, तब हमारा रीड आउट करने के लिए सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट काम करता है, जो हमारा मेन जो हमारे सिग्नल्स है उसको रीड आउट करता है। तो मेन कंपोनेंट हमें दो ध्यान रखने हैं इसमें, पहला हमारा फ्लिप एंगल और दूसरा हमारा रीड आउट सिग्नल्स, जो कि हमारा करता है फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट। दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है तीसरा फैक्टर स्कैन टाइम का। अब जो हमारा फ्लिप एंगल है अगर हम छोटा रखेंगे तो जो हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो रिकवरी स्टेट में ज़्यादा जल्दी आएगा, तो इससे हमें जो फ्लिप एंगल है वो बार बार जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो टाइम ऑफ रिपीटिशन है वो काफ़ी कम होता है, मतलब कि एक एक फ्लिप एंगल और दूसरे फ्लिप एंगल के बीच में जो टाइम ऑफ रिपीटिशन होता है वो काफ़ी कम होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्कैन टाइम है उसमें भी कमी आती है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है उसमें टाइमिंग कम होती है, रिड्यूस्ड स्कैनिंग टाइम होती है एज़ कम्पेयर टू स्पिन इको सीक्वेंस। स्पिन इको में हम 180 डिग्री पल्स का इस्तेमाल करते हैं, बट इसमें कोई भी 180 डिग्री RF पल्स यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारे बात ध्यान रखने लायक है। फ्लिप एंगल हमारा टाइम ऑफ रिपीटिशन की वजह से हमारा स्कैन टाइम रिड्यूस होता है, और हमारा रीड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है, जैसे कि देख सकते हैं TS मतलब कि टाइम ऑफ, जिसमें इसको सिग्नल्स एक्वायर हो रहे हैं उतने टाइम को हम टाइम ऑफ सिग्नल्स कहेंगे, और फिर है TE मतलब टाइम ऑफ इको, और TR यानी कि टाइम ऑफ रिपीटिशन। तो ये डायग्रामेटिकली समझाने के लिए मैंने रिप्रेजेंट की थी दिस वीडियो ऑन डिमांड, दैट्स व्हाई आई प्रेजेंट दिस ऑन टुडे। So that's all for this video. I hope you understand this topic well. Ultra fast sequence. अल्ट्रा फास्ट सीक्वेंस बेसिकली हम जैसे हमने पहले पढ़ा कि रैपिड स्कैनिंग टेक्निक थी, वो या तो लो फ्लिप एंगल के रखने से होगी, लो फ्लिप एंगल रख के और विद ग्रेडियंट रिवर्सल, या फिर RF को रीफोकसिंग करके, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को रीफोकसिंग करके। अब जो लो फ्लिप एंगल थी उससे हम ग्रेडियंट के द्वारा रिवर्सल करके रिड्यूस हो जाता था टाइम ऑफ रिपीटिशन, जिससे कि स्कैन टाइम भी कम हो जाता था। बेसिकली ये अल्ट्रा फास्ट सीक्वेंस में ये या स्कैनिंग स्पीड होती है, जिसमें या हम यूज़ करते थे मल्टीपल रीफोकसिंग RF पल्सेस, जिससे मल्टीपल लाइंस जो है के स्पेस की फिलिंग हो जाती थी हर एक TR पे, एवरी TR पे, यानी कि टाइम ऑफ रिपीटिशन से, जिससे कि हमारे जो इक्वेशन है वो रैपिड हो जाती थी, सिग्नल एक्वायर करने की जो स्पीड थी वो तेज़ हो जाती थी। अब अल्ट्रा फास्ट स्कैनिंग है ये स्पिन इको, GRE और दोनों बोथ तरीके से हो सकती है जो अल्ट्रा फास्ट स्कैनिंग टेक्निक है। अब मेजर अल्ट्रा फास्ट स्कैनिंग टेक्निक की बात करें तो इसमें रेयर, स्टीम और सब सेकेंड फ्लैश एंड EPI होते हैं। हम सेपरेटली एक एक सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। पहला सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। पहला सीक्वेंस है रेयर, इसको सिंगल शॉट रेयर बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रैपिड एक्वेशन विद रिलैक्सेशन एनहांसमेंट। बेसिकली नाउअडेज जो हमारा रेयर सीक्वेंस है
ये फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस था और इसको आज के डेट में हम टर्बो स्पिन इको या फास्ट स्पिन इको बोलते हैं। इसमें हम जो हमारी फ्यूरियर लाइंस होती है वो सिंगल टीआर में ही फिल हो जाती है, जिससे कि हमारा स्कैन टाइम भी कम हो जाता है। और जो हमारा ये रेयर सीक्वेंस है ये हेविली T2 वेटेड सीक्वेंस होता है, जिसमें TE जो होता है टाइम ऑफ इको होती है वो 900 तक चली जाती है। इसलिए ये जो सिग्नल है ये इंटेंस जो हमारे टुवर्ड्स जो T2 रिलैक्सेशन टिश्यूज़ है उन पे ज़्यादा इंटेंसिटी देगा, जैसे कि हमारा फ्लूइड। अब रेयर जो है वो बॉडी लिक्विड को अच्छे से शो करता है, करेक्टर बॉडी लिक्विड को शो करता है विद करेक्टर ऑफ एंजियोग्राफी, और ये यूज़ किया जाता है MR कोलेंजियोग्राम में, माइलोग्राम में और यूरोग्राम में। क्योंकि इसकी जो सिग्नल एक्वायर करने की है वो T2 वेटेड सीक्वेंस से है, इसलिए हम इन उसमें स्टडीज़ में इसको रेयर सीक्वेंस को यूज़ करते हैं और इसमें जो बैकग्राउंड टिश्यू है वो विजुलाइज्ड नहीं होते। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इमेज वी यूज़ द रेयर सीक्वेंस इन दीज स्टडीज़। फिर बात करते हैं हम स्टीम की। स्टीम को बेसिकली हाई स्पीड स्टीम भी बोलते हैं। स्टिमुलेटेड इको एक्वेशन मेथड इसकी फुल फॉर्म होगी। व्हेन 2 RF पल्स वी यूजेस द 2 RF पल्स तो वो हमें स्पिन इको देगी, और 3 RF पल्स यूज़ करेंगे तो स्टिमुलेटेड इको देगी। स्टीम सीक्वेंस में क्या होता है कि 390 डिग्री RF पल्स को यूज़ किया जाता है, और जो फाइनल 90 डिग्री RF पल्स होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं लो फ्लिप एंगल RF पल्स से। और जो ये लो फ्लिप एंगल वाली RF पल्स होती हैं ये रीड करती हैं RF पल्स को, जो कि फॉर्म करते हैं एक स्टिमुलेटेड इको। इसमें फिलिंग होती है वन लाइन ऑफ के स्पेस, जिससे कि मल्टीपल के स्पेस लाइनिंग फिल होती है शॉर्ट टाइम में और सिंगल टीआर में। और स्टीम जो सीक्वेंस है वो हमारा कार्डियक इमेजिंग में यूज़ होता है, और सिग्नल जो आते हैं वो फ्लोइंग ब्लड से जो सिग्नल होते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है डिफेसिंग ऑफ द स्पिन करके। और स्टीम को हम EPI के साथ भी यूज़ कर सकते हैं डिफ्यूज़न वेटेड इमेज को एक्वायर करने के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एप्लीकेशन जो है स्टीम सीक्वेंस की वो है MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फाइनल 90 डिग्री पल्स होती है इसमें हम 3 RF पल्स का यूज़ करते हैं, 3 90 डिग्री RF पल्स, और हाई स्पीड जो स्टीम है उसमें फाइनल 90 डिग्री को रिप्लेस कर देते हैं एक लो फ्लिप एंगल के सीरीज़ ऑफ लो फ्लिप एंगल RF पल्स के, और वही हमारे ईच ऑफ दीज लो फ्लिप एंगल वही हमारे रीड करते हैं स्टिमुलेटेड इको को, फॉर्म्स अ रीड RF पल्स फॉर्म अ स्टिमुलेटेड इको, जिससे कि हमारे के स्पेस की फिलिंग होती है। फिर आता है हमारा सब सेकंड फ्लैश। फ्लैश की फुल फॉर्म होगी फास्ट लो एंगल शॉट। अब जो ये हमारा सब सेकंड फ्लैश है ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है हाई ग्रेडियंट स्ट्रेंथ, जो कि हमारी होती है 25 मिली टेस्ला पर मीटर, जिससे कि हमें जो ग्रेडियंट स्ट्रेंथ है वो TR की 2 से 5 मिली सेकेंड और TE की 1 से 3 मिली सेकेंड मिल जाती है वेरी इजीली, जिससे कि हमारे जो के स्पेसिक की फीलिंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है 1 इको पर TR, 1 ग्रेडियंट इको पर TR से हो जाती है। और स्टेडी स्टेट्स की जो स्टेट है उसको अचीव करने से पहले ही ये सिग्नल एक्वायर कर लेते हैं। अब ये सब सेकंड जो फ्लैश है ये हमारा बॉडी इमेजिंग में यूज़ किया जाता है, जहाँ फिजियोलॉजिकल मोशन को ओवरकम करना होता है, जैसे कि हमारा पेरिस्टाल्टिक मोशन हो गया, और ये कार्डियक परफ्यूज़न में भी यूज़ किया जाता है कंबाइंड विद प्री सैचुरेशन इन्वर्जन रिकवरी पल्स, जो कि ब्लड सिग्नल्स को नल करते हैं।
तो ये था हमारा सब सेकंड फ्लैश के बारे में। फिर आता है हमारा इको प्लेनर इमेजिंग, जिसको हम ईपीआई कहते हैं। अब ईपीआई में स्कैनिंग टाइम को रिड्यूस किया जाता है बाय फिलिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ के स्पेस इन सिंगल टीआर। सिंगल टीआर पे हम सब के स्पेस की फिलिंग कर देते हैं। और ईपीआई ने इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही एक्सट्रीम लेवल पे लेके गया कि ऑल लाइंस को जो के स्पेस की वो सिंगल टीआर में ही फिल कर देता है। जैसे कि जो एंटायर डाटा है, जो हमें रो डाटा एक्वायर होता है, उसको एक ही सिंगल इको डिके में फिल कर देता है। और जो ये हमारी टर्म है इको प्लानर इमेजिंग, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये दी गई थी सर पीटर मैन्सफील्ड के द्वारा 1977 में। इसमें क्या है, मल्टीपल इको जनरेट किया जाता है, टी मल्टीपल इको जनरेटेड इन सिंगल टीआर इन ईपीआई। ईपीआई में ये होता है। और जो हर एक जो है हमारा ईच इन फेज एनकोडेड, हर एक जो है डिफरेंट स्लोप ऑफ ग्रेडियंट के साथ होता है, जो कि रिक्वायर्ड लाइंस को के स्पेस की फिल करता है। अब इसमें जो मल्टीपल इको है, या तो वो जनरेट होते हैं 180 डिग्री रीफेसिंग पल्स से या फिर ग्रेडियंट पल्स से। ईपीआई की खासियत बात ये है कि ईपीआई दोनों के साथ कर सकती है, दोनों के साथ। जैसे कि मतलब कि ईपीआई कैन बी स्पिन इको भी हो सकती है और वो ग्रेडेड इको भी हो सकती है। हालांकि जो स्पिन इको है वो हम रूटीनली अब यूज़ नहीं करते। उसका भी रीज़न है कि जो मल्टीपल जो हमारे 180 डिग्री है स्पिन इको में, वो कोज करते हैं एक्सेसिव एनर्जी, जिससे कि डिपोजिशन हो जाता है, एक्सेसिव एनर्जी डिपोजिशन हो जाता है पेशेंट की टिश्यू में। और जो हमारी लॉन्ग ट्रेन थी जो 180 डिग्री पल्स की, वो काफ़ी टाइम ले जाती है सिग्नल्स को एक्वायर करने में, या जो हमें सेटिस्फैक्टरी डाटा है उसको एक्वायर करने में। इसलिए जो हमारा स्पिन इको ईपीआई है वो अब रूटीनली यूज्ड नहीं होता। अब जीआरई में क्या था, जीआरई ईपीआई में ये रैपिडली स्विच आउट करते हैं, रीड आउट करते हैं फेस एनकोडेड ग्रेडियंट को, और ऑन और ऑफ करते हैं। जो ये ग्रेडियंट है ये रिक्वायर हायर स्ट्रेंथ होती है इसकी, मोर देन 20 मिली टेस्ला पर मीटर। अब जो हमारा ये जीआरई ईपीआई है ये वेरी सेंसिटिव होता है एक तरह से आर्टिफैक्ट से, ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट से, जो क्योंकि जो T2 स्टार डीके है ये इसमें कंपनसेटेड नहीं होता। और इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशो भी पुअर होती है इन सिंगल शॉट ईपीआई में। अब इनकी जो प्रॉब्लम है, जैसे सिंगल जो हमारा ईपीआई था उसमें एसएनआर वेरी पुअर था। इन्हीं को ओवर करने के लिए हाइबर सीक्वेंस लाए गए, जैसे कि हमारा हाइबर सीक्वेंस कंबाइंड ग्रेडियंट एंड आरएफ पल्स थी, जिससे हमें एडवांटेज मिली स्पीड में और कंपनसेशन ऑफ T2 स्टार इफेक्ट में, जैसे कि आरएफ पल्स। अब एसएनआर को कम इम्प्रूव करने के लिए हमने मल्टी शॉट ईपीआई का यूज़ किया। इसमें क्या था, जो मल्टी शॉट ईपीआई सेगमेंट है वो के स्पेस की फिलिंग की गई। जो सेगमेंट है स्कैनिंग ऑफ के स्पेस इज डन बाय ए फिलिंग ऑफ पोर्शन ऑफ के स्पेस पर टीआर। और मल्टी शॉट ईपीआई है उसकी इम्प्रूव हुई एसएनआर और स्पेशल रेजोल्यूशन, जिससे हमें बेटर PDOT1 वेटिन मिली इमेज एट द कॉस्ट ऑफ स्लाइट इंक्रीज इन टाइम। टाइम का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उससे हमें मिल गई है। अब थोड़ा बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईपीआई में। जैसे जैसे रेवोल्यूशन होता गया ईपीआई के उसमें अंडरस्टैंडिंग में, जो इमेजिंग थी इसको स्पीड करने के लिए काफ़ी अलग अलग सीक्वेंस के साथ इसका हाइब्रिड किया गया। अब जो इंटरवेंशन थी ईपीआई की, पोटेंशियल थी इंटरवेंशन और रियल टाइम एमआरआई में, इसलिए जो आज प्रेजेंटली यूज़ होते हैं मेनली ईपीआई का, एक तो होता है ईपीआई डिफ्यूजन इमेजिंग, ईपीआई परफ्यूजन इमेजिंग, ई फंक्शनल इमेजिंग विद बोल्ड, इको प्लानर, कार्डिक इमेजिंग और एब्डोमिनल इमेजिंग। ये इसके एप्लीकेशन है जो अब
नाउअडेज प्रेजेंटली हम यूज़ करते हैं EPI सीक्वेंस के, जो हाइब्रिड सीक्वेंस हमने बनाए थे। फ्लेयर और स्टर सीक्वेंस का पहला डिफरेंस ये होगा कि जो स्टर सीक्वेंस है उसमें हमारा शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन होता है जो कि 80 to 150 मिली सेकेंड की रेंज में होता है, जबकि फ्लेयर सीक्वेंस में हमारा लॉन्ग टाइम ऑफ इन्वर्जन यानी कि TI होता है जो कि 1500 से 2500 मिली सेकेंड तक होता है। ये बेसिकली ये तो जनरल डिफरेंस इसका हो गया। दूसरा डिफरेंस आता है कि कॉम्बाइंड T1 और T2 वेटिंग इमेज होती है जो कि हमारा स्टर सीक्वेंस होता है, और जो हमारा फ्लेयर है उसमें ओनली T2 वेटेड इमेज होती है, जिसमें जैसे कि T2 में शो होती है सेम ऐसे ही सम उसकी करेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं, इसलिए इसको हैवीली T2 वेटेड इमेज का कहा गया है। और स्टर में हमारा फैट और वाइट मैटर तक सप्रेस्ड हो सकता है, बट हम मेनली स्टर सीक्वेंस को बॉडी इमेजिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पाइन के केस में हम स्टर का यूज़ करते हैं। और फ्लेयर में CSF और वाटर कैन बी सप्रेस्ड। बेसिकली हम इसको न्यूरो इमेजिंग में यूज़ करते हैं और बाकी सीक्वेंस में हो सकता है, बट बेस्ट यूज़ के लिए हमारा फ्लेयर हमारा न्यूरो इमेजिंग के लिए अच्छा रहता है। और जो हमारा स्टर सीक्वेंस है उसमें हम पोस्ट कंट्रास्ट नहीं कर सकते, जबकि हम फ्लेयर सीक्वेंस में वो पोस्ट कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में क्या क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि फ्लेयर और स्टर सीक्वेंस में बेसिकली होता क्या है। एक ह्यूमन बॉडी है, वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में उसके हाइड्रोजन प्रोटॉन हो जाते हैं जब वो मैग्नेटिक बोर में या मैग्नेटिक मशीन में जाती है। तो अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं ये दो लेवल हैं, एक में हमारा फैट और एक में हमारा फ्लूइड लिखा हुआ है। इन दो लेवल पे जब हमारा 180 डिग्री पल्स सेंड करते हैं इनवर्स वाली, तो वो उसका LM जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग आ जाता है, ये नीचे की डायरेक्शन में है। अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन उसके नेगेटिव डायरेक्शन में आने के बाद इस लेवल पे तो हमारा फ्लूइड सिग्नल्स देगा और इस लेवल पे हमारा फैट सिग्नल देगा। तो ये हमारे दो लेवल हो गए जिस पे हमें सिग्नल्स मिलेंगे। अब इसमें हमने दो अलग अलग टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि एक शॉर्ट टाइम होगा टाइम ऑफ इन्वर्जन का, मतलब कि जब हमारे फ्लूइड के सिग्नल मिल जाएंगे और फैट के सिग्नल मिलने होंगे बाकी हैं उसमें, तब हम एक 90 डिग्री पल्स सेंड करते हैं और हम सिग्नल्स एक्वायर कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारे कि इतने सेकंड में हमारा इतने शॉर्ट टाइम में हमने इस सिग्नल्स के हमने एक्वायर कर लिए। और जब हम लॉन्ग लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे जो टाइमिंग होता है फ्लूइड की, जो रिकवरी होती है फ्लूइड के लेवल की या फ्लूइड के हाइड्रोजन प्रोटॉन की जो रिकवरी रेट होता है वो फास्ट होगा एज़ कंपेयर टू फैट के, क्योंकि फैट हमारा कंजस्टेड पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, उसके हाइड्रोजन प्रोटॉन को अलाइन होने में, अपने ओरिजिनल पोजीशन आने में टाइम लगेगा। इसलिए हमारा लॉन्ग जो टाइम ऑफ इन्वर्जन होता है, मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद अगर हम सिग्नल्स एक्वायर करेंगे, तो जब तक हमारे जो फ्लूइड के सिग्नल्स होते हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के पॉजिटिव एक्सिस में हो जाते हैं, मतलब कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। और जो हमारे फैट के होते हैं वो हमारे धीरे धीरे रिकवरी करते हैं, इसलिए हमें फैट के जो सिग्नल्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है कि लॉन्ग होगा तो हमें फ्लूइड के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और शॉर्ट होगा तो हमें फैट के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डायग्रामेटिकली भी मैंने शो कर दिया है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग अब इसमें रह नहीं गई है। स्टेडी स्टेट हमारा ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर LM और TM बोथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन एक ही टाइम पर प्रेजेंट होते हैं दोनों। और जो इनकी वैल्यूज़ हैं या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है, वो दोनों मेंटेन्ड होते हैं एक स्टेडी स्टेट में।
वो स्टेडी स्टेट में मेंटेन होते हैं ड्यूरिंग डाटा एक्विजिशन। इसी को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। वो ऐसा लगता है हमें कि वो एक जगह फिक्स्ड है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेट है ये कैसे अचीव किया जाता है? पहली बात तो ये है कि जो हमारा स्टेडी स्टेट है उसमें हमारा टी आर वो शॉर्ट होता है T1 और T2 टाइम्स ऑफ टिश्यू के। तो जो हमारा T2 है वो हमारा टी आर से शॉर्ट होता है, इसलिए इसमें हमें जो ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है TM है उसका डिके कम्प्लीटली नहीं होता। डिके से कह सकते हैं कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें RF पल्स एक्साइटेशन करवाते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन बच जाता है। और सेकंड फैक्टर क्या होता है कि जो हमारा स्टेडी स्टेट है उसको मेंटेन करते हैं जब उसमें हम एक तो एंगल जो है हमारा 30 से 45 डिग्री एंगल होता है, जिससे कि जो हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है हाइड्रोजन प्रोटॉन का वो लेस देन 90 डिग्री रहता है हमेशा, जिससे कि थोड़ा बहुत उसमें लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन भी बचा होता है, रेजिडुअल LM लेफ्ट। अब क्वेश्चन पुट आउट होगा माइंड में कि हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ LM एंड TM आर मेंटेन, कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन है और ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है ये मेंटेन्ड कैसे रहता है एक ही स्टेडी प्लेस पे। तो इसमें हम जानते हैं थोड़ा सा एलेबोरेटली कि जो हमारा रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है जो बचा हुआ है हमारा ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन उसको फ्लिप किया जाता है ग्रेडियंट के द्वारा जो कि 180 डिग्री का होता है। उससे क्या होता है जो हमारा TM है वो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ चला जाता है बिकॉज ऑफ 180 डिग्री फ्लिप्ड किया जाता है क्योंकि 180 डिग्री पल्स से। उसके बाद क्या होता है जब दूसरी एक्साइटेशन होती है सेम प्रोसेस होता है कि जो हमारी रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है उसको ग्रेडियंट के 180 डिग्री से दोबारा उसको फ्लिप किया जाता है जो कि नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे आ जाता है। तो ये ऐसे करके एड अप होता जाता है और वो जब बार बार होता है तो ये z एक्सिस के अलोंग चला जाती है उसकी एनर्जी, जो कि जो हमारा जो ये मैग्नीट्यूड है ये वापस जो हमारा लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन है उसमें ऐड अप हो जाती है ये एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम बार बार फ्लिप कर रहे हैं स्मॉल एंगल पे 30 से 45 डिग्री के अप्रोक्स एंगल पे। अब जो ये रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है वो ऐड अप होती जाएगी बार बार लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन में, और उसी टाइम हमारा फ्लिप एंगल होगा, स्मॉल फ्लिप एंगल होगा 30 से 40 डिग्री के अप्रोक्स जो कि फ्लिप करेगा हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को। तो यही प्रोसेस यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी जिससे कि हमारा लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन मेंटेन रहता है। जो हमारा स्टेडी स्टेट है वो रेजिडुअल जो हमारा ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है जिसको हम ग्रेडियंट की मदद से ग्रेडियंट ई को रिसीव करते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन। पहला आता है हमारा कोहेरेंट रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन। कोहेरेंट मतलब होता है इन फेज़, यानी कि जो फेज़ में है। अब इसमें हम वेरिएबल फ्लिप एंगल का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं रीफेजिंग करने के लिए, और जो हमारा रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है वो रीफेज्ड होता है ग्रेडियंट के द्वारा और वो फेज़ में आता है। मतलब कि रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन इज़ रीफेज्ड बाय ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से होता है, और एंड इट इज़ इन फेज़। जब वो फेज़ में होता हुए तब हम उसको रेजिडुअल को हम करते हैं, इसी को हम कोहेरेंट रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। कि कोई चीज़ फेज़ में है, मतलब कि ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन फेज़ में है और उसको हम ग्रेडियंट की मदद से रीफेजिंग करके फेज़ में लाते हैं। अब इसमें जो दोनों हैं लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन,
दोनों ही मेंटेन होते हैं स्टेडी स्टेट, या कह सकते हैं स्टडी होते हैं, इसलिए मेनली ये टाइप हो गया स्टेडी स्टेट का। एग्जांपल के तौर पे फिश और ग्रास इसके सीक्वेंस हो गए, इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकंड टाइप आता है हमारा इनकोहेरेंट रेजिडुअल टीएम, यानी कि इनकोहेरेंट रेजिडुअल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे हमारा इनकोहेरेंट का मतलब हो गया स्पॉइल्ड, जो फेज में था वो तो हमारा हो गया कोहेरेंट, और इनकोहेरेंट जो फेज में नहीं है स्पॉइल्ड है। अब जैसे कि जो रेजिडुअल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन है उसको हम ग्रेडियंट की मदद से फेज में लाते थे, बट कोहेरेंट के केस में वो फेज में होता था जब हम उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करते थे। बट इसमें जो हमारा इनकोहेरेंट है वो डीफेज्ड हो जाता है या स्पॉइल्ड हो जाता है उस टाइम पर हम ग्रेडियंट को अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो इमेज की कंट्रास्ट है वो मिनिमम हो जाती है, मिनिमल हो जाती है। और जो ये स्पॉइलिंग है ये आरएफ पल्स की मदद से या ग्रेडियंट की मदद से भी हो जाती है इजीली। ये वैसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये दिस इज़ नॉट क्लासिकली ए स्टेडी स्टेट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें जो एलएम है वो मेंटेन्ड है, बट जो हमारा ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन है वो हमारा स्पॉइल्ड है या कह सकते हैं डीफेज्ड है, बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेडी स्टेट। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो फ्लैश सीक्वेंस होता है जिसमें ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन जो हमारा रेजिडुअल ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन है वो स्पॉइल्ड हो जाता है या कह सकते हैं डीफेज्ड हो जाता है ग्रेडियंट के द्वारा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा SSFP, यानी कि स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसिशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरएफ पल्स होती है उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है या रेडियो वेव्स कह सकते हैं, वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 90 डिग्री आरएफ पल्स है, उसमें 10 से लेके 180 डिग्री तक रेडियो वेव्स हो सकते हैं, बट जो उसका एवरेज रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए हम उसको 90 डिग्री आरएफ पल्स मेनली बोलते हैं। तो यही है कि 180 जो रेडियो वेव्स प्रेजेंट होती है नेक्स्ट आरएफ पल्स में, वो रीफेजिंग करती है रेजिडुअल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन को, और जो हमारे प्रीवियस आरएफ पल्स होती है जो कोजिंग करती है, पहले रीफेज करती है रेजिडुअल ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन को, और जो हमारी प्रीवियस है वो क्या होती है, स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसिशन कहलाती है। अब इसमें जो हमारा टीआर है और स्कैन टाइम है ये भी हम अचीव कर सकते हैं ईज़िली। ये में बेसिकली जो सीक्वेंस होता है ये हमारा ट्रू T2 वेटेड इमेज के लिए यूज़ होता है मेनली, जिसमें 180 डिग्री वेव्स का यूज़ किया जाता है रीफेज करने के लिए। अब जो हमारा ये SSFP है इसमें शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट टीआर होता है, टाइम ऑफ रिपीटिशन, और स्कैन टाइम होता है वो अचीव किया जाता है इसमें। और इससे हम जो 180 डिग्री इससे हम रिफेस करते हैं और इससे हम 2D और 3D इमेजिंग को पॉसिबल बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर PSIF होती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्टेडी स्टेट के बारे में। कोहेरेंट है तो फेज में है, इनकोहेरेंट है तो वो डीफेज्ड है या स्पॉइल्ड है, और हमारा जो SSFP है उसमें फ्री होता है, इसलिए इसको SSFP बोलते हैं। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.